फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ हरियाणा की हिस्ट्री। इसमें सभी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। इस क्लास को देख लेना, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्लास आपके एचटेट के एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है ही है, इसके साथ अगर मान लो आप एचसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आप अपकमिंग हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये ज़रूरी रहने वाली है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा की हिस्ट्री से, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया और हमारा ओनली यही चैप्टर रहता था। बाकी सारा सिलेबस मैंने आपको कवर करा दिया है, जितना भी मैंने आपको कहा था सारा का सारा मैंने आपको सिलेबस कवर करवा दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा शब्द की उत्पत्ति। तो ऐसा कहा जाता है कि जो परशुराम जी थे, जिन्हें हरि के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके नाम से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, किसके नाम से हुई है? परशुराम जी। परशुराम जी को किसका अवतार माना जाता था? हरि के नाम से इनको संबोधित किया जाता था, और हरि के नाम पर ही हमारे हरियाणा का नाम क्या रखा गया? हरियाणा रखा गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको परशुराम जी से रिलेटेड याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा को किससे संबोधित कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है, ये जो दर्शान शब्द है ना, इसका यूज किसके लिए किया गया है? दर्शान का मतलब होता है 10 किलो, मतलब 10 किले। ठीक है, 10 किले शब्द से हरियाणा की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। हरियाणा शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद में किया गया था, और किसके रूप में मिलता है ऋग्वेद में? रजे हरियाणा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहली बार इसका प्रयोग किस में मिला, तो ऋग्वेद में। किसके रूप में? इसका नाम क्या था ऋग्वेद में? ऋग्वेद में हरियाणा को क्या पुकारा गया? रजे हरियाणा के नाम से इसे संबोधित किया गया। तो रे से ऋग्वेद हो जाता है और रे से रजे हरियाणा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस नाम से हरियाणा को संबोधित किया गया था। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना भी कहा जाता है। अब इसके कुछ नाम है, और नाम के साथ साथ विद्वानों के नाम है कि हरियाणा को किसने किस नाम से संबोधित किया है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है रजे हरि, के बाद हरियाणा के कुछ नाम लिखे हैं और उसके बाद में विद्वान लिखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है रजे हरियाणा। तो रजे हरियाणा जो है वो ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रजे हरियाणा के नाम से संबोधित किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, रे से ऋग्वेद बनेगा और रे से ही क्या होगा आपका? रजे हरियाणा। रे से ऋग्वेद, रे से रजे हरियाणा, तो दोनों रे से स्टार्ट होते हैं। तो ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहेंगे? रजे हरियाणा कहेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका रजे हरियाणा ऋग्वेद में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बहुधान्यक। ठीक है, बहुधान्यक किस में कहा गया? महाभारत में कहा गया है। आपको ऐसे याद रखना है, मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसी स्त्री के लिए हुआ था, तो बहु किसी की थी और महाभारत का युद्ध हो गया। ऐसे याद करने का ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है ये। तो बहु और बहु से क्या हो गई? महाभारत हो गई। ठीक है, या ऐसे याद रख लेना, बहुएं घर में महाभारत करती रहती हैं, तो बस ट्रिक्स है याद रखने की। तो बहु क्या है? महाभारत। ठीक है, तो बहुधान्यक किसने कहा है? महाभारत में कहा गया है। इसके बाद है हरिधान्यक। तो हरिधान्यक किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया? हरिधान्यक के नाम से संबोधित किया है। श्रीकंठ जनपद जो है वो हर्षचरित में कहा गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षचरित में क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। तो हर्ष ने क्या कहा? श्रीकंठ जनपद कहा है। ठीक है, तो हर्षचरित में क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। इसके बाद है हरियाल। याल किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। तो इसमें भी यह आता है और यहाँ भी यह है, तो हरियाल किसमें है? यदुनाथ सरकार में है। हरियाणा की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा को पहली बार हरियाणा या फिर हरियाणु के नाम से किसने संबोधित किया? तो वो कौन थे? आपके पुष्पदंत जी थे। पुष्पदंत की बात की जाए तो ये कैसे कवि हैं? जैन कवि हैं। ठीक है, तो हरियाणा कह लीजिए, हरियाणु कह लीजिए। तो हरियाणा और हरियाणु के नाम से किसने संबोधित किया? पुष्पदंत ने संबोधित किया है। पुष्पदंत एक जैन कवि थे। हरना की बात करते हैं तो महाराजा कृष्ण ने क्या कहा? इसको हरना कहा है। इसको ऐसे याद रखना, जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अपनी अदाओं से सभी को हर लेते थे, सबका मन हर लेते थे। तो हरना किसने कहा? महाराज कृष्ण ने कहा है। इसके बाद है आर्यना। इसको भी याद रखेंगे। आर्यना किसने कहा? डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा। आपको पता होना चाहिए पहले वाले समय में आर्यों को क्या कहा जाता था? आर्य क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वही क्या बनेगा? डॉक्टर बन जाएगा। याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके। ये ऐसे नेम्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और हमें एग्जाम में याद नहीं होते।
तो आर्यना किसने कहा है? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा है। तो आर्यना का मतलब क्या है? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने क्या कहा इसको? आर्यना कहा। अभिरयाणा का मतलब होता है, अब देखो याणा किसे कहा जाता है? जो क्या होता है? मूर्ख होता है। हरियाणवी में क्या कह देते हैं? ये तो याणा है। याणा किसे कहते हैं? जो बुद्धू होता है। तो अभिरयाणा का मतलब क्या है? जो बुद्धू है। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा? अभिरयाणा कहा। तो याणा का मतलब क्या है? बुद्धू है। तो याणा किसने कहा है? बुद्ध प्रकाश ने कहा है। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरयाणा के नाम से संबोधित किया है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है रह वाला ऋग्वेद में रजई हरियाणा, ठीक है। तो दोनों रह वाले हैं। इसके बाद बहु की वजह से क्या हो गई? महाभारत हो गई। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया, बहु की वजह से क्या हुई? महाभारत। इसके बाद कंठ में क्या था उसके? तो कंठ की बात कौन करते हैं? हर्षचरित करते हैं, ठीक है। तो हर्षचरित में क्या कहा है? श्री कंठ जनपद कहा है। हरियाल, यह इसमें आता है और यह भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हरियाल यदुनाथ सरकार। हरियाणा को हरियाणु या हरियाणा कहने वाले कौन थे? पुष्पदंत जी थे। और अपनी मतलब अपने मन से अपने अपनी लीलाओं से जो हर लेते थे वो कौन थे? महाराज कृष्ण थे। तो महाराज कृष्ण ने क्या कहा? हरना कहा है। इसके बाद आर्यना जो है, आर्य क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर जो होंगे वो भी बेस्ट होंगे तभी डॉक्टर बनेंगे। तो आर्य क्या है? बेस्ट हैं। तो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर कौन है? एच.आर. गुप्ता है। एच.आर. गुप्ता ने क्या कहा? आर्यना कहा। याणा किसे कह देते हैं? हम बुद्धू को कह देते हैं। तो याणा क्या हो जाएगा? बुद्ध प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हरियाणा के नाम याद हो गए होंगे आपको, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। अब हरियाणा शब्द के अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर हरियाणा का जो मतलब है वो है हरि का अरण्य, यानी कि भगवान कृष्ण की क्या है? ये कृष्ण स्थली है। तो हरियाणा का मतलब क्या है? हरि का अरण्य या भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हर का अयन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का घर, ठीक है। तो हरि का अयन क्या होगा? यहाँ पर भगवान शिव का घर होगा। अभिरयाणा की बात करेंगे तो इसका मतलब है अहीरों का घर, और हरित अरण्य की बात करेंगे तो हरा भरा वन होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रह्म आर्यव्रत। तो ब्रह्म आर्यव्रत भी हरियाणा को कहा गया है। हरियाणा के एक भाग का नाम पड़ा जो इसकी महानता के कारण पड़ा था, तो इसे क्या कहा गया? ब्रह्म आर्यव्रत, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा देश का अंग था, इस वजह से इसे क्या कहा गया? ब्रह्म आर्यव्रत कहा गया। राजा कुरु के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म आर्यव्रत कुरुक्षेत्र कहलाया, ठीक है। तो ब्रह्म आर्यव्रत किसे कहा इन्होंने? कुरुक्षेत्र को कहा है। तो ये भी याद रखना है आपने। तो कुरुक्षेत्र नाम पड़ा राजा कुरु के नाम पर। कुरुक्षेत्र के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? खांडव प्रस्थ कहलाता है। और इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? बहुधान्य कहलाता था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये जैसे ये कुरुक्षेत्र है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ऊपर का जो एरिया है वो क्या है? खांडव प्रस्थ है, ठीक है। इसके साथ साथ जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वो क्या है? यहाँ पर बहुधान्यक है। इसके बाद 6वीं और 7वीं शताब्दी में आपके यहाँ पर हरियाणा में हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। तो हर्षवर्धन के समय में हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया। ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास का समय था जब हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया। इसके बाद 10वीं शताब्दी के आसपास कौन आते हैं आपके यहाँ पर? एक कवि आते हैं जिनका नाम है पुष्पदंत, और ये जैन कवि हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी भाषा के कवि हैं। तो जैन कवि हैं, उनका नाम क्या है? पुष्पदंत है। पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में किसका वर्णन किया? अखिल्य परिपाल्य हरियाणु में पहली बार हरियाणा शब्द का क्या किया? प्रयोग किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि श्रीधर ने अपनी पुस्तक पाषाणु चारु में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे पहली बार हरियाणा को हरियाणा के नाम से किसने संबोधित किया है? तो वो किसने किया? पुष्पदंत। यहाँ पर सबसे पहली बार तो पुष्पदंत जी ने हरियाणा को हरियाणा कहा, लेकिन बाद में एक और कवि हुए जैन कवि जिनका नाम था श्रीधर, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था पाषाणु चरयु। उसमें इन्होंने हरियाणा शब्द का क्या किया? उल्लेख किया है। तो सबसे पहली बार जैन कवि पुष्पदंत जी ने इसका वर्णन किया। उसके बाद श्रीधर ने अपनी एक पुस्तक लिखी पाषाणु चरु, उसमें हरियाणा को हरियाणा कहकर संबोधित किया है। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी शताब्दी के बाद हरियाणा शब्द जो है वो अस्तित्व में आया? तो 14वीं शताब्दी के बाद में जो हरियाणा है वो किस में आता है? अस्तित्व में आता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ तक का ये लगाकर चलिए, आपका एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद अगर हम साहित्यिक सामग्री की बात करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक लगा लेते हैं हम, साहित्यिक सामग्री की बात करते हैं तो आपको पता है पहले जैसे पुराणे थी, वेद थे, ठीक है, अरण्यक थे, उपनिषद थे, तो उन सभी के आधार पर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। उसी में जैसे स्कंद पुराण है और उसके साथ साथ कुमारिका खंड है, तो दो हैं जिसमें हरियाणा शब्द को हरियाला कहकर संबोधित किया गया है। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने आपको, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के साथ साथ दूसरा कौन सा है, कुमारिका खंड है, ठीक है, तो ये याद रखना है, स्कंद पुराण के साथ क्या है, कुमारिका खंड है। इन दोनों में किसका वर्णन किया गया, हरियाणा का, और हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाला कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहला हो जाता है साहित्यिक सामग्री का, सबसे पहले स्कंद पुराण के बाद में सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कुमारिका खंड। स्कंद पुराण में और कुमारिका खंड में हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाला शब्द कहकर संबोधित किया गया है। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है महाभारत कहाँ पर लिखी गई है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसने लिखी, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास जी किसके रचनाकार हैं, महाभारत के रचनाकार हैं, और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इन्होंने महाभारत की रचना की है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद है हरियाणा जो है महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। आपसे अगर मान लो नकुल दिग्विजय आ जाता है पेपर में और इसके साथ साथ कोई और ऑप्शन भी होता है, ठीक है, जैसे दिव्यादान भी होता है, तो आपको नकुल दिग्विजय ही टिक करना है क्योंकि यही इसका राइट आंसर माना है। एचएसएससी हमेशा नकुल दिग्विजय को राइट आंसर मानती है, तो आपको नकुल दिग्विजय ही करेक्ट करना है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन देखने को मिलता है, रोहतक का वर्णन देखने को मिलता है। हरियाणा के शहर करनाल का संबंध किससे बताया गया, राजा कर्ण से बताया गया है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में बहने वाली 7 नदियों का वर्णन किसमें किया गया, वामन पुराण में किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से पुराण में हरियाणा से बहने वाली नदियों का वर्णन है, तो वो वामन पुराण में है, ठीक है। तो वामन पुराण में हरियाणा से बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ अष्टाध्यायी में हरियाणा का वर्णन है, महाभाष्य में है, चतुर्भाणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा गया था और ये जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है उसके जो भी मतलब एक सीक्वेंस में उसके इतिहास की जानकारी देता है, तो वहां पर भी हमारे हरियाणा का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद जैमिनीय ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण होते थे, उपनिषद होते थे, वेद होते थे पहले, तो उनमें से एक था जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में हरियाणा के किसकी जानकारी मिलती है, जो नॉर्मल लाइफ जीते थे लोग, जैसे आज हम सामान्य जीवन जीते हैं कि हम किस तरीके से रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन सब की जो जानकारी है वो किस में मिलती है, जैमिनीय ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है बौद्ध जैन साहित्य। बौद्ध जैन साहित्य की बात करेंगे तो बौद्ध जैन साहित्य में एक मांझी माणिक्य है और एक दिव्यादान है। बौद्ध साहित्य में हरियाणा का वर्णन है, किस किस में वर्णन है, मांझी माणिक्य में और इसके साथ साथ दिव्यादान में, ठीक है। तो दिव्यादान और मांझी माणिक्य इन दोनों में किसका वर्णन देखने को मिलता है, हरियाणा का। इसके बाद है पंपज सूतनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है पंपज सूतनी। पंपज सूतनी के अनुसार महात्मा बुद्ध हरियाणा के कई स्थानों पर रहे थे। तो पंपज सूतनी के अनुसार कौन रहे यहाँ पर, महात्मा बुद्ध कहाँ रहे, हरियाणा के कई स्थानों पर रहे हैं। मांझी माणिक्य में और दिव्यादान में किसका। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पढ़ने वाले हैं दिव्यादान। दिव्यादान में आपके हरियाणा के अग्रोहा हिसार का वर्णन किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है दिव्यादान क्या है, यहाँ पर बौद्ध साहित्य है और दिव्यादान में किसका वर्णन देखने को मिलता है, आपको अग्रोहा का वर्णन देखने को मिलेगा। अग्रोहा कहाँ है, हिसार में है। महाराजा अग्रसेन की नगरी किसे कहा जाता है, अग्रोहा को कहा जाता है। अग्रोहा से क्या मिली थी, 7 सवर की ईंट मिली थी जिस पर क्या लिखा गया था, जो आज आप सारे गामा पढ़ते हैं ना, सारे गामा ये जो म्यूजिक में सिखाया जाता है, तो ये कहां से मिली है, अग्रोहा हिसार से ईंट मिली है। इसके बाद जैन ग्रंथ की बात कर लेते हैं। जैन ग्रंथ कथाकोश और भद्रबाहु चरित में भी किसका वर्णन देखने को मिलता है, अग्रोहा का वर्णन देखने को मिलता है, जहां पर कौन रहा करते थे, जैन विद्वान लोहाचार्य जी रहा करते थे। तो जैन ग्रंथ कौन से हैं, कथाकोश है एक तो, और कथाकोश के साथ साथ भद्रबाहु चरित है। ये दोनों कैसे हैं, ये आपके जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन से थे, मांझी माणिक्य था और दिव्यादान था, ठीक है। वो कौन से साहित्य थे, बौद्ध साहित्य थे। जैन साहित्य की बात की जाए तो कथाकोश और भद्रबाहु चरित था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर जैन विद्वान थे लोहाचार्य जी, वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर रहा करते थे। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अवशेषों से रिलेटेड और स्थान से रिलेटेड, यानी कि ये जो सामान है ये कहाँ कहाँ पर है, ये स्थान कहाँ पर है, यहाँ मतलब ये जो सामान है कहाँ से मिला है।
अवशेष होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बचा हुआ जो सामान रह गया था, जो बहुत पुराना था, वो कौन से स्थानों से मिला है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को आपका बहुत अच्छे से कवर करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मौर्यकालीन स्तूप। मौर्यकालीन स्तूप की बात करेंगे तो मौर्यकालीन स्तूप कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? हिसार में, और इस हिसार के साथ साथ फतेहाबाद में। ठीक है, तो मौर्यों के टाइम का जो स्तूप था वो कहाँ पर है? हिसार और फतेहाबाद में था। हिसार और फतेहाबाद की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने की है 1351 और 1354 में। पहले फतेहाबाद नगर बसाया, उसके बाद हिसार बसाया। हिसार गुजरी के लिए और फतेहाबाद अपने बेटे फतेह सिंह के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा काल के जो आभूषण हैं वो कहाँ पर मिले हैं? कुणाल में मिले हैं। तो वैसे अगर आपको ज्यादातर जितने ये जैसे सोने के 2 मुकुट हैं, आभूषण हैं, अंगूठियां हैं, इस तरीके का जो सामान देखने को मिलेगा, मान लो ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसका मोस्ट ऑफ टाइम्स आंसर जो है वो कुणाल ही होगा। कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। तो कुणाल से क्या मिले हैं? हड़प्पा के आभूषण देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिला? 2 मुकुट मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के। कुषाणों के समय के सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीठाथल से मिले हैं। मीठाथल कहाँ पर? आपका भिवानी है। तो मीठाथल से क्या मिलेंगे? सोने के और तांबे के सिक्के मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कुषाणों के समय के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो मीठाथल से मिले हैं। ठीक है, मीठाथल से क्या मिलेंगे? कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के मिलेंगे। यहीं से ऐसा कहा जाता है, यहीं से समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडो ग्रीक सिक्के, तो इंडो ग्रीक सिक्के जो है वो आपके कहाँ से मिलेंगे? खोखराकोट रोहतक से मिलेंगे। खोखराकोट से ना आपको बहुत ज्यादा सिक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर योद्धियों के समय का क्या था, ये मतलब योद्धियों की राजधानी रही थी रोहतक के आसपास, और ये यहाँ पर क्या करते थे, इनकी जैसे आज आपको देखने को मिलती होंगी मिंट देखने को मिलती होंगी। मिंट का मतलब होता है जहां पर सिक्कों की छपाई होती है, मतलब सिक्के ढाले जाते हैं, जहां सिक्के छपते हैं, सिक्के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी जो मिंट थी ना, जो योद्धियों के सिक्के छपते थे वो कहाँ पर बनते थे? खोखराकोट में बनते थे। इनकी राजधानी नहीं थी ये, यहाँ पर ये सिक्के छपाई का काम होता, सिक्के ढालने का काम होता था। नोट छापे जाते, सिक्के ढाले जाते, तो सिक्कों के ढालने का काम कहाँ होता था? खोखराकोट में। तो खोखराकोट में आपको बहुत सारे सिक्के भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ही से आपको इंडो ग्रीक सिक्के देखने को मिल रहे हैं, और इंडो ग्रीक के साथ साथ यहाँ पर सिक्के ढालने के सांचे भी बनते थे। खोखराकोट में क्या बनते थे? सिक्के ढालने के सांचे बनते थे। और यहाँ से किसके सिक्के मिले? योद्धियों के सिक्के मिले हैं, तो योद्धाकालीन सिक्के मिले यहाँ से। इसके साथ साथ इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, तो दोनों याद रखने हैं, इंडो ग्रीक सिक्के और योद्धियों के सिक्के दोनों कहाँ से मिले? खोखराकोट से। सिक्के ढालने के सांचे भी कहाँ बनते थे? खोखराकोट रोहतक में। कुनिंदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुनिंद जो थे ना वो आपके इस ऊपर की पट्टी में एक्टिव थे, शिवालिक की रेंज में एक्टिव थे। ठीक है, और जो कुनिंद थे वो कार्तिकेय को क्या मानते थे अपना, मतलब कार्तिकेय को बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे कार्तिकेय की। तो इनके कहीं कहीं पर सिंबल पर मोर वगैरह ये सब देखने को भी मिलता है। तो कुनिंद कहाँ पर एक्टिव है? ये ऊपर शिवालिक की पट्टी पर एक्टिव थे। तो ये करनाल में, जगाधरी और बूढ़िया से क्या मिले हैं? इनके सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों की बात की जाए तो अभी मैंने आपको ऊपर भी कहा था कि मीठाथल से क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, तो थल में क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। ऐसे याद रख लेना, थल में क्या है? सोना है। समुद्र नहीं, ऐसे याद मत रखना, ऐसे याद रखना समुद्र कहाँ होता है? थल में होता है। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ मिले? थल से, और वो कौन सा थल है? मीठा थल है। तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीठा थल से मिले हैं। ठीक है, तो मीठा थल से क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। इसके बाद है योद्धा गणराज्य की मोहरें। योद्धियों के समय की जो मोहरें हैं वो कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। ठीक है, तो योद्धियों की राजधानी थी नौरंगाबाद, तो नौरंगाबाद कहाँ पर है? ये भिवानी में है, और ये यहाँ से क्या मिलता है? इनके सिक्के मिलते हैं। तो योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? नौरंगाबाद भिवानी से मिली हैं। इसके बाद अगर हम जैन मूर्तियों की बात करते हैं, तो जैन मूर्तियां आपके हांसी से और हांसी के साथ साथ शनीला से मिली हैं। तो जैन मूर्तियां हांसी और शनीला से मिली हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यक्ष यक्षणियों की मूर्ति की बात करेंगे तो पलवल से मिलती है, और मिट्टी की मोहरें पूछेगा तो दौलतपुर से मिलेगी। ये शायद कुरुक्षेत्र का प्लेस है। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं। ज्यादा लेंथी क्लास नहीं रहेगी, बहुत थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ा रही हूं मैं आपको, ताकि आपका रिवाइज हो जाए एक तरीके से। मतलब कम टाइम है तो आप इसको जल्दी से देखकर कवर कर सके, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ऐड किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मौर्यों के सिक्के कहाँ से मिले? पहले बताया, मौर्यों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? फतेहाबाद से और हिसार से। हड़प्पा जितने भी आभूषण आएंगे मोस्ट ऑफ कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कुणाल में।
कुषाणों के और साथ साथ समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्र और कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीठाथल भिवानी से। इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के और इसके साथ साथ योद्धियों के सिक्के, ये दोनों कहाँ से मिले? खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। और सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से मिले हैं। कुनिंदों की बात करेंगे तो कुनिंद कहाँ पर एक्टिव थे? शिवालिक रेंज में, तो यहाँ पर करनाल होगा, करनाल के साथ साथ जगाधरी होगा और जगाधरी के साथ साथ बूडिया होगा। तो ये तीनों कहाँ है? कुनिंदकालीन सिक्के हैं। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीठातल से मिले हैं। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से हैं? मीठातल से हैं। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? औरंगाबाद भिवानी से मिली हैं। जैन मूर्तियों की बात करेंगे तो जैन मूर्तियां हांसी से और हांसी के साथ साथ शनीला से मिली हैं। तो जैन मूर्तियां हांसी और शनीला से मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कवर। इसके बाद यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पलवल से, मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से। यहां तक का कवर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हरियाणा में मिले अभिलेखों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पिछली बार एक बार शायद एस्टेट में भी आया था, विग्रह राज वाला क्वेश्चन। एस्टेट में था, पता नहीं HSSC में था, तो वही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपका इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोपरा स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो टोपरा कहाँ का है? अशोक के समय का था टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो जैसे आपको पता है अशोक ने बहुत सारे अभिलेख अंकित कराए थे, तो उसमें से आपके हरियाणा के यहाँ पर अशोक, ये जो आपका टोपरा स्तंभ है ये भी देखने को मिल रहा है। तो सम्राट अशोक के समय का है ये। इसमें 7 अभिलेख अंकित हैं। तो कितने अभिलेख अंकित हैं? यहाँ पर 7 अभिलेख अंकित हैं। ठीक है, इसकी अगर लिपि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी लिपि में है? ये ब्राह्मी लिपि में है। और इसके साथ साथ इस पर कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा लिखी गई है। ठीक है, तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अगर आपसे लिपि पूछेगा तो क्या टिक करेंगे? ब्राह्मी। भाषा पूछेगा तो संस्कृत। पहले ये टोपरा अभिलेख जो है ये अंबाला में था, लेकिन अब ये कहाँ, कौन से एरिया में है? यमुना नगर में है। मतलब जो ये स्थान है ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको? ये आपको देखने को मिलेगा यमुनानगर में। ठीक है, पहले ये अंबाला में था, लेकिन बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक जो था उसने इसको उखड़वा दिया, और उखड़वा कर वो इसे कहां पर ले गया? अपने इसको दिल्ली में स्थापित करा दिया। लेकिन ये स्थान कहां पर है? आज यमुनानगर में है। पहले अंबाला में था, लेकिन आज कहाँ है? यमुनानगर में है। किसके द्वारा स्थापित कराया गया? अशोक के द्वारा। 7 अभिलेख अंकित हैं इसके ऊपर। इसके साथ साथ ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो कौन सी भाषा है इसमें? संस्कृत भाषा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शुद्ध की। ठीक है, तो शुद्ध जो है ये आपका 12 खड़ी, शुद्ध से आपके 12 खड़ी का भी लेख मिला है। मतलब ये एक लिखने का तरीका होता था, इसको क्या नाम कहा है हमने? 12 खड़ी कहा है। तो 12 खड़ी का भी लेख कहाँ से मिला? शुद्ध से मिला है। शुद्ध, ठीक है, शुद्ध कहाँ है? यमुनानगर में है। ये कहाँ रखा गया? आज ये आपके भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में रखा गया है। और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो मतलब बहुत पुराना अभिलेख है। इसके बाद पिंजौर पंचकुला की बात कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिंजौर साइट जो है ये आपकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ से 3 प्राचीन अभिलेख मिले हैं, जिसमें ऐसा लिखा था कि जो पिंजौर है इसका पहले क्या नाम था? पंचपुर था। तो आपसे पूछा जा सकता है पंचपुर किसका पुराना नाम है? तो आप क्या टिक करेंगे? पंचपुर पुराना नाम किसका है? पिंजौर का है। ठीक है, तो पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचपुर है। इसके बाद ताम्र अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो ताम्र अभिलेख जो है, तांबे के सिक्के कह लो, ताम्र अभिलेख कह लो, ये सब किसके समय के हैं? हर्षवर्धन के समय के हैं। कल की क्लास में मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट बताया था। ठीक है, आगे बताऊंगी, नहीं बताया है। कल मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, तो ये आगे ऐड हो जाएगा। मैंने लिखा था तो मुझे याद आ गया। ताम्र अभिलेख जो है हर्षवर्धन के समय का है, सोनीपत से प्राप्त होता है। और सोनीपत से ही ताम्र जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। इसमें क्या बताया गया है? पुष्यभूति के वंश परंपरा की जानकारी दी गई है। इसमें 6 वंश, मतलब 6 इसके शासक हुए थे। ठीक है, तो ताम्र अभिलेख कहाँ से मिलता है? सोनीपत से। पुष्यभूति की वंश परंपरा की जानकारी देता है। इसके बाद भोजदेव के अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो 9वीं शताब्दी का अभिलेख है ये, और ये पेहोवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पेहोवा किसके लिए फेमस था? घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था, और इसे क्या नाम दिया? भोजदेव का अभिलेख किसके लिए फेमस है? घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस है। कहाँ पर है? पेहोवा में है। और कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी अभिलेख जितने बता रही हूँ। इसके बाद एक बार रिपीट करा दूंगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा।
भोज प्रतिहार का सिरसा का अभिलेख मिला है, ये किसका? शैव संप्रदाय का है। तो स से सिरसा है और स से क्या है आपके? शैव संप्रदाय है। शैव संप्रदाय वो थे जो भगवान शिव को मानते थे, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय वो होता है जो भगवान विष्णु के अवतार को मानता है। तो सिरसा से क्या मिला है आपके? शैव संप्रदाय का अभिलेख मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अग्रोहा। अग्रोहा से आपके 7 स्वर की क्या मिली है? ईंट मिली है। तो 7 स्वर की ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है, जिस पर 7 स्वर लिखे गए हैं, सारे गामा। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था। हांसी से पृथ्वीराज सेकंड के समय का अभिलेख मिला है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। हांसी का किला किसने बनवाया है? पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया है, लेकिन उस पर जो अभिलेख अंकित कराया वो किसका मिलता है? सेकंड वाले का मिलता है। इसका जो काम स्टार्ट करा दिया था वो सेकंड वाले ने करा दिया था, लेकिन जो किला है वो किसका है? थर्ड वाले का है। आप अगर देखेंगे तो आज ये खंडर अवस्था में देखने को मिलेगा। लाडनू अभिलेख की बात करते हैं तो लाडनू अभिलेख जो है ये कहाँ का है? राजस्थान के नागौर इलाके का है। तो इसे क्या कहते हैं? लाडनू अभिलेख के नाम से जानते हैं, पर हम इसको हरियाणा में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो लाडनू अभिलेख है इसके ऊपर क्या लिखा गया है? इसमें बताया गया है कि एक समय में हरियाणा की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ठीक है। तो इसमें हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? दिल्ली बताई गई है। तो इसलिए लाडनू अभिलेख जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यमुनानगर के अभिलेखों की बात करते हैं तो यहाँ से कपाल मोचन का अभिलेख मिला है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभिलेख कैसा है? अधूरा है, यानी कि इसको पूरा नहीं लिखा गया। यहीं से बाराखड़ी का अभिलेख मिला, भी मैंने आपको बताया था, शुद्ध से मिला है, 2वीं शताब्दी का है और ये भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। टोपरा अभिलेख की बात करेंगे तो टोपरा पहले कहाँ था? अंबाला में था, लेकिन आज कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है, ठीक है। ये स्थान यमुनानगर में है, लेकिन इसको पूरी तरीके से उखड़वाकर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ले गया था। भिवानी की बात करते हैं तो भिवानी में तालाब की जानकारी देने वाला अभिलेख मिलता है और ये तोशाम से मिलता है। तोशाम का जो स्थान है वहां पर 5 कुंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कुंड किसने खुदवाए थे? ये जो पांडव थे यहाँ पर रहे थे और इन्हीं के द्वारा इन कुंडों का निर्माण कराया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करनाल। करनाल में सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है ये ना 2 लिपियों के मेल से मिलकर बनती है, तो ये कहाँ से मिलता है? खरोष्टी, करनाल से, ठीक है। तो अलग सा नाम है, कहाँ से मिलेगा? करनाल से मिलेगा। गुजरी महल से क्या मिला है? गुजरी महल में एक स्तंभ है जिस पर क्या लिखा गया है? 8 लेखों वाला एक अभिलेख है जो क्या जानकारी देता है? 8 अलग अलग दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी देता है, ठीक है। मतलब जो अलग अलग तरीके से साधु संत टाइप होते थे उनके आने की जानकारी देता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला? फतेहाबाद से मिला है, ठीक है। क्योंकि ये हुमायूं जब यहाँ से जा रहा था तो ऐसा कहा जाता है कुछ समय के लिए फतेहाबाद में रुका था, तो यहाँ से क्या मिलता है? इसका अधूरा अभिलेख मिलता है। सिरसा से भी बताया है, शैव संप्रदाय का अभिलेख मिलता है। कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुरुक्षेत्र से लाओस देश के राजा देवंका का कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला क्या मिला है? अभिलेख मिला है। यानी कि लाओस देश का एक राजा था जिसने किसकी प्रशंसा की? हमारे कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की है। तो एक बार इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, इससे क्या होगा आपका मतलब आपको रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? टोपरा पढ़ाया है। टोपरा कहाँ का है? अशोक के समय का है, ठीक है। तो ये टोपरा कहाँ से मिला हमें? यमुनानगर से मिला है। इस पर लिपि कैसे लिखी है? ब्राह्मी। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और 7 अभिलेख अंकित है। इसके बाद शुद्ध की बात कर लेते हैं। शुद्ध कहाँ पर है? यमुनानगर में है। बाराखड़ी का अभिलेख मिला शुद्ध से, और इस पर ये इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2वीं शताब्दी का था और ये कहाँ पर है? अब आज भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। पिंजौर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिंजौर जो है इसमें आपके 3 प्राचीन अभिलेख मिलते हैं और इसमें पिंजौर का पुराना नाम पंचपुर बताया गया है। ताम्र अभिलेख की बात कर लेते हैं तो हर्ष के समय का बताया गया है और पुष्यभूति के वंश की जानकारी देता है। भोजदेव का अभिलेख पेहोवा से प्राप्त होता है और ये घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस है। भोज प्रतिहार का कौन सा अभिलेख है? सिरसा का अभिलेख है। शैव संप्रदाय की जानकारी देता है। अग्रोहा से आपको 7 स्वर की ईंट मिलती है। हांसी से पृथ्वीराज थर्ड का अभिलेख मिलता है, कि सेकंड का अभिलेख मिलता है, लेकिन किला किसने बनवाया? थर्ड ने। लाडनू इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो राजस्थान का है लेकिन इसमें हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? दिल्ली बताई गई है। यमुनानगर के तीनों पढ़ा दिए हैं मैंने आपको, कपाल मोचन, टोपरा और बाराखड़ी। भिवानी से तालाब की जानकारी देने वाला अभिलेख मिलता है और ये तोशाम में है। करनाल में खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। गुजरी महल आपके हिसार में है जो जिस स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित है जो अलग अलग दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी देता है। हुमायूं फतेहाबाद में रुका था तो फतेहाबाद से हुमायूं का अभिलेख मिलता है। सिरसा से शैव संप्रदाय का और कुरुक्षेत्र से लाओस देश के राजा का अभिलेख मतलब प्रशंसा का अभिलेख मिलता है। आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं आपको सिक्के और मुद्रांक पढ़ाने वाली हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिक्के और मुद्रांक पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है।
इसके बाद जैसे अलग अलग काल में हरियाणा क्या रहा, सीसवाल सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बनावली, राखी गढ़ी, जो आपके हरियाणा में प्लेसेस है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं। हम कौन से पेज पर थे? 7 पेज पर है, सिक्के और मुद्रांक पर। बाद हम बात कर लेते हैं सिक्के और मुद्रांक की। तो हरियाणा हमारा जो हरियाणा स्टेट था, मतलब हरियाणा प्रदेश था, तो उसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास मिलता है वो किस पर आधारित मिलेगा आपको? सिक्कों पर आधारित मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं लिखी गई थी इस समय तक। इंडिया में भी ऐसा ही था और साथ साथ हरियाणा में भी ऐसा ही था। तो जितना भी इतिहास मिलेगा वो सब किस पर आधारित है? सिक्कों पर आधारित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अलग अलग स्थान से कुछ सिक्के मिलेंगे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर सुध है, नौरंगाबाद है, अग्रोहा है, आदि स्थानों से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते थे? आहत सिक्कों के नाम से जानते थे। इन आहत सिक्कों को ही हम क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के। यानी कि इस पर क्या एक तरीके से ऐसे कुछ, मतलब जैसे हम कुछ ठोक कर बनाया जाता है ना, तो उस तरीके से यहाँ पर कुछ ठोक कर क्या बनाई जाती थी? एक सिक्के बनाए जाते थे, जिसे किसके नाम से जानते थे? आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में योद्धे शासक कार्तिकेय को किसके रूप में दिखाया गया? एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। सुनेत लुधियाना से प्राप्त सिक्कों पर जय मंदार लिखा हुआ है, जो किसको दिखाता है? योद्धे शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करता है। तो ये कुड़िंदों के मतलब कुड़िंद नहीं मानते थे इनको, वो मानते थे, योद्धे मानते थे कार्तिकेय को अपना, मतलब एक तरीके से इसको फॉलो करते थे ये। ठीक है, तो कुड़िंद नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? मतलब योद्धे आएगा। तो योद्धे किसको मानते थे अपनी सफलता का प्रतीक? कार्तिकेय को मानते थे, जो भगवान शिव जी के बेटे थे कार्तिकेय। तो उसी को किसके रूप में दिखाया गया? इनके सिक्कों पर एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो कार्तिकेय को कौन मानते हैं? योद्धे मानते हैं, कुड़िंद नहीं मानते। कुमार गुप्त कालीन सिक्कों से ज्ञात होता है योद्धे धर्म कार्तिकेय राजधर्म का रूप ले चुका था। हरियाणा के अन्य प्रमुख समूह कुड़िंद शासकों का था, यानी कि जो शिवालिक रेंज में रहते थे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शिवालिक रेंज में कौन निवास करते थे? ऊपर के एरिया में कुड़िंद रहते थे। तो कुड़िंदों का जो कुड़िंद अपने सिक्कों पर किसको अंकित किए हुए थे? इनके सिक्कों पर लक्ष्मी, हिरण तथा त्रिशूलधारी शिव का अंकन है। ठीक है, तो मैं गलती से आपको कुड़िंद के सिक्के पर योद्धे मतलब कार्तिकेय को बता गई थी, लेकिन कार्तिकेय योद्धियों का शासक, मतलब योद्धियों का वो था, मतलब एक तरीके से विजेता था, मतलब एक भगवान टाइप में कह सकते हैं। तो योद्धे किसे मानते थे? भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय को मानते थे। लेकिन अगर हम कुड़िंदों की बात करते हैं तो कुड़िंदों के सिक्कों पर कौन अंकित है? लक्ष्मी जी अंकित है, हिरण अंकित है, और इसके साथ साथ त्रिशूलधारी शिव अंकित है। ठीक है, तो 3 चीजें किसके सिक्कों पर मिली है? कुड़िंदों के सिक्कों पर मिली है। तो उसमें से क्या क्या आएगा? लक्ष्मी है, हिरण है और त्रिशूलधारी शिव है। अग्रोहा और हिसार के टीलों से उत्खनन में इंडो ग्रीक और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रख लेना, इंडो ग्रीक और पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले? हिसार और अग्रोहा से मिले हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, मैंने अभी आपको बताया था हर्ष के समय की जो मुद्राएं हैं और अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? सोनीपत से मिला है। ठीक है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? दिरहम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिरहम सोनीपत से मिले या सिक्के यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना है। अभी खोखरा कोट का मैंने आपको बताया था, खोखरा कोट से क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से योद्धियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद खोखरा कोट और औरंगाबाद से हुविश्क और कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों के सांचे मिले हैं। तो ये भी बताया था, खोखरा कोट में क्या था? सिक्के बनाने के, मतलब सिक्कों का सांचे बनाने की एक फैक्ट्री सी हुआ करती थी। 1 सेकेंड, हमारी ये स्क्रीन मूवमेंट कर गई है, अब ठीक हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से अगरों के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद अगर हम मीठा थल भिवानी की बात करते हैं, ये भी बताया था, थल समुद्र कहाँ होगा? थल पर होगा, तो मीठा थल से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। योद्धियों के सिक्के की बात करेंगे तो औरंगाबाद उनकी राजधानी थी, तो औरंगाबाद से क्या मिलता है? सिक्के मिलते हैं। और सांचे कहाँ बनाए जाते? खोखरा कोट में बनाए जाते थे, तो खोखरा कोट से भी वहां के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ का आ गया समझ में? अभी मैंने आपको ये सारा पढ़ाया भी था ऊपर। अब मूर्तियों की बात कर लेते हैं, तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जहां भी आएंगी तो पलवल इसका आंसर होगा, पलवल हथीन। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहां से मिली हैं? पलवल हथीन से मिली हैं। इसके बाद सूर्य देवता की मूर्ति की बात करेंगे तो अग्रोहा से किसकी मूर्ति मिली? सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। परंतु अगर सूर्य स्तंभ पर मूर्ति पूछी जाएगी तो वो कहां पर है? अमीन थानेसर में है।
सूर्य देव की मूर्ति कहाँ पर है? सूर्य देव की मूर्ति जो है वो आपके अग्रोहा में है। लेकिन अगर सूर्य स्तंभ की बात की जाए, सूर्य स्तंभ पर जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है? आपके थानेसर अमीन में मिली है। ठीक है, अमीन अमीन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, एक सिर की मूर्ति है उनकी और एक दो संपूर्ण मूर्तियां हैं। तो संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं ब्राह्मणवास रोहतक से, तो ये याद रख लेना है, ब्राह्मणवास रोहतक से कंप्लीट दो मूर्तियां मिली हैं। लेकिन अगर सिर की बात करता है, ओनली उनके सिर की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? रोहतक से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मोहनबाड़ी से प्राप्त हुई हैं और कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक का आ गया होगा समझ। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरसैया पर लेटे हुए, शेष शैया पर या सरसैया कह सकते हैं, इस पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजीलपुर से मिली है। फिजीलपुर कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरसैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजीलपुर सोनीपत से मिली है। शुंगकालीन मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो शुंगकालीन मूर्तियां जो हैं ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की थी और हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त क्या मिले हैं? मंदिर मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलायत कैथल से क्या मिला है? कलायत कैथल नामक स्थान से क्या मिले हैं? उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त क्या मिले हैं? मंदिर मिले हैं। इसके बाद ऐहोल अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो ऐहोल अभिलेख जो है ये किसके समय का था? हर्ष के समय का था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है 634 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इसका वर्णन किस पर करवा दिया उसने? ऐहोल अभिलेख में लिखवाया। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड क्या होता है यहाँ पर? जीत जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा कैसे रहा था। तो आपको पता है आपका हरियाणा जो है दो माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, एक आपके शिवालिक रेंज है और एक आपके अरावली रेंजेस है। तो शिवालिक रेंज की बात करेंगे तो फिरोजपुर, यहाँ पर कालका और पिंजौर है। इसके साथ साथ अगर अरावली की बात करते हैं तो अरावली में फिरोजपुर, झिरका और इसके साथ साथ कोटला है। ठीक है, तो ये आपके साउथ की पट्टी में है और ये आपके ऊपर ईस्ट के साइड में लगता है, कालका और पिंजौर। अरावली क्षेत्र में आपके फिरोजपुर, झिरका और कोटला देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश से पिंजौर, चंडीगढ़ के आसपास तक खोपड़ी के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या रहता था? मानव निवास करता था। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके हरियाणा से 1.5 करोड़ साल पहले पुरानी क्या मिली? खोपड़ी मिली है और वो कहाँ से मिली है? पिंजौर से मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और ये किसने पता लगाया? डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने पता लगाया। यहाँ से दूधिया भूरे रंग के सख्त पत्थर भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो औजार कैसे थे? बहुत ज्यादा छोटे औजार थे, सूक्ष्म औजार थे। आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर लेते तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा था जिसको पढ़ा नहीं जा सका, जिसकी लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा को पढ़ा नहीं गया लेकिन उसकी लिपि जरूर मिली है। इसके अंतर्गत सीसवाल संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। अब हम शीशवाल की बात कर लेते हैं। शीशवाल जो है ये आपका हिसार का एक प्लेस है, हिसार में पड़ता है शीशवाल। ठीक है, शीशवाल नाम है इसका। इसकी खुदाई का श्रेय डॉक्टर सूरजभान को जाता है। आपके हरियाणा में मोस्ट ऑफ जो खुदाई हुई थी उसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर सूरजभान जी को जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर सूरजभान को क्या जाता है? इसका श्रेय जाता है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर इसकी खुदाई का कार्य जो है वो कब कराया गया? 1968 में कराया गया था। चेतांग या दृश्वदी नदी के किनारे इसका ये बसी हुई सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे? कृषि करते थे। 1970 में इसका खुदाई कार्य हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर इसका काम होता है। सीसवाल से प्राप्त बर्तन जो है वो कैसे प्राप्त हुए हैं? लाल रंग के प्राप्त हुए हैं। जैसे आज के आप घड़े देखते हैं वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो चित्रकारी की गई थी, जो डिजाइनिंग की गई थी वो व्हाइट और ब्लैक कलर की थी। और ऐसे ही कहां से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान के बर्तनों से सीसवाल सभ्यता के जो बर्तन है वो क्या करते हैं? मेल खाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सीसवाल के लोग थे वो कहां से चलकर आए थे? राजस्थान से चलकर आए थे। ये हिस्ट्री की क्लास, ये मैंने हरियाणा हिस्ट्री पढ़ा रखी है। मान लो किसी का एचसीएस का एग्जाम हो तो वो अगर वो क्लासेस देखेगा तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन से शायद किसी ने यूट्यूब पर पढ़ा रखा हो। पूरे एक्सप्लेन करके मैंने हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ाई हुई है और वो बहुत पहले, मतलब शायद 5-6 महीने पहले मैंने वो हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कराई थी। तो अगर किसी का मन करे ना देखने का तो वो देख सकता है उन क्लासेस को, यूजफुल बहुत रहने वाली है।
इसके बाद यहाँ पर है मीठाथल। मीठाथल कहाँ पर है? मीठाथल भिवानी का प्लेस है। यहाँ से शीशवाल सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो शीशवाल सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? मीठाथल से मिले हैं। 1915 से 16 में सबसे पहले मीठाथल से किसके सिक्के मिले? गुप्तों के सिक्के मिले। तो मीठाथल कहाँ का प्लेस है? भिवानी का प्लेस है। यहाँ से किसके सिक्के मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे, तभी यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के लिखे हैं। 1968 में यहाँ पर खुदाई का काम होता है, मिट्टी से पके हुए बर्तन मिलते हैं, पक्की ईंटों के हैं ये। मीठाथल से कच्ची ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा यहाँ तक का जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी मैंने आपको दो पढ़ाए हैं, पहला सीसवाल पढ़ाया है, इसके बाद मीठाथल पढ़ाया है। अब राखीगढ़ी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइट है राखीगढ़ी या शाहपुर के नाम से जानते हैं ये। इसे 1964 में सबसे पहली बार इस पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या सर्वे करते हैं उनका ध्यान सबसे पहली बार कब गया? इस पर 1964 में गया। यहाँ से एक 10 फीट का लंबा कंकाल मिला था और यहाँ से चूड़ियां, मनके और तंदूर, सोने के मनके, मिट्टी, रेत, इस तरीके के सामान मिले हैं। अभी यहाँ पर ना एक म्यूजियम भी स्थापित किया गया है, इसके साथ साथ किड्स म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे बर्तन मिले हैं, तो इसीलिए राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। हरियाणा की सबसे बड़ी साइट में अगर हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट पूछी जाए तो राखीगढ़ी है। ऑल ओवर इंडिया में भी यही बड़ी साइट मानी गई है। बनावली की बात कर लेते हैं तो बनावली आपका फतेहाबाद में है। ये आपकी हड़प्पन साइट है। जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बनावली साइट के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक में भी अब बनावली के बारे में बताया गया है। 1965 में सबसे पहली बार बनावली की प्राचीनता का पता लगता है। 1974 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग में बनावली की विधिवत खुदाई की गई। सीसवाल लोग जो थे वो कैसे बर्तन रखते थे? तांबे और कांसे के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बालू। बालू जो है, बालू कहाँ का प्लेस है? कैथल का है। यहाँ पर लहसुन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है लहसुन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बालू से मिले हैं। 1978 से 79 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंडर यहाँ पर क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। यहाँ से कुछ बर्तन मिलते हैं, बस इतना ही याद रख लेना, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो सारी सीसवाल साइट्स थी। इसके साथ साथ यही साइट्स किस में आती हैं? हड़प्पन साइट्स में भी आती हैं। तो सीसवाल साइट्स में मैंने आपको सीसवाल बताया, हिसार जिले में दृश्यवती नदी के किनारे है, जो आज की चेतांग नदी या सरस्वती नदी ही हम इसे कह सकते हैं। 1970 में इसका खुदाई कार्य होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। शीशवाल से प्राप्त बर्तन लाल रंग के थे। उनके ऊपर डिजाइनिंग की बात की जाए तो व्हाइट और ब्लैक कलर की डिजाइनिंग की गई। मीठाथल भिवानी का प्लेस है। यहाँ पर ये सीसवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1915 से 16 में सबसे पहली बार यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। 1968 में यहाँ पर खुदाई कार्य किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर राखीगढ़ी या शाहपुर है। ये हिसार में 1964 में पहली बार इसके पास ध्यान गया था। बनावली फतेहाबाद में है, पहले हिसार में था, लेकिन आज पूछा जाए तो ये फतेहाबाद की साइट है। इसके बाद बालू जो है वो कैथल का है। यहाँ से लहसुन के साक्ष्य मिले थे। अब हम हड़प्पन साइट्स में बात कर लेते हैं। ये सीसवाल साइट्स थी और यही हड़प्पन साइट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अवशेष मिले हैं। मीठाथल की बात करते हैं तो मीठाथल जो है 1968 में भिवानी में है। ये 1968 में इसकी खुदाई की गई। चौपड़ और बिसात के नमूने पर बसाया गया है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और यहाँ से कुछ सिक्के वगैरह भी प्राप्त हुए थे। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज का श्रेय अगर पूछा जाए तो आर.एस. बिष्ट को इसकी खोज का श्रेय जाता है। यहाँ से मिट्टी के हल्के खिलौना मिला, जौ के जले हुए जौ के साक्ष्य मिले हैं और ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, पशु चित्रित मुद्रा मिली है, धड़ मिला है, बैल मिला है। कुणाल से अगर पूछा जाए तो जितने भी सोने चांदी के आभूषण है वो कुणाल फतेहाबाद से मिले हैं। यहाँ से 2 शाही मुकुट मिले हैं। इसकी खोज का श्रेय एस खत्री और एच आचार्य को जाता है। इसके बाद भिरडाना जो है वो सबसे ओल्डेस्ट साइट में आती है। भिरडाना सरस्वती नदी के किनारे है। अगर राखीगढ़ी की बात की जाए तो ये भी दृश्यवती या चेतांग नदी के किनारे है। भारत का सबसे विशाल टीला है और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के समय में इसकी खुदाई हुई थी। यहाँ पर मृतकों को लंबे गड्ढे में दफनाया जाता था, क्योंकि ये कितने फीट के थे? 10 फीट के थे। यहाँ से ईंटों का अन्नानागर मिला, मानव खोपड़ी मिली है, चित्रित मृदभांड मिले हैं और टेराकोटा उद्योग मिला है। टेराकोटा का मतलब ये था कि यहाँ पर ईंटें पकाने का काम किया जाता था।
इसके बाद भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है, ये तीनों साइट्स का मिलान है, मतलब मिलान माना जाता है। सरस्वती नदी के किनारे है, ASI द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। गिरावट रोहतक में है, 2006 में खुदाई हुई और किसने कराई है? विवेक दांगी ने। मदीना रोहतक में 2007 से 8 में इसकी खुदाई हुई है। फरमाना खास की बात कर लेते हैं तो दक्षखेड़ा ये महम का है फरमाना खास प्लेस। कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है फरमाना खास। दौलतपुर की बात करेंगे तो ऐसे याद रख लेना, दौलत कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, तभी महाभारत का युद्ध हुआ। पर मिट्टी की दौलत है, तो जितनी भी दौलत थी सब किस में मिल गई? उनकी मिट्टी में मिल गई। तो मिट्टी की मोहरें कहां पर हैं? दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है। ये भी चेतांग नदी के किनारे विकसित सभ्यता है। ठीक है, तो यहां तक का याद रखना है। एक बार रिवाइज करा देती हूं मैं आपको। मीठातल 1968 भिवानी याद रखेंगे। बनावली RS बिस्ट के द्वारा, ये कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे। जो कि हल्का खिलौना मिला है, जो मिले हैं और हल्का खिलौना मिला है। नगरीय सभ्यता है, मरण मूर्ति की मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है। अग्निवेदिका मिली है। पशु चित्रित मुद्राएं मिली हैं। एक अलग सी मुद्रा मिली है जिस पर धड़ सिंह का है और जो उसके सींग हैं वो कैसे हैं? बैल के हैं। कुणाल रतिया फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे सोने और चांदी के गहने मिले हैं। यहीं से 2 शाही मुकुट भी मिले हैं। इसकी खोज का श्रेय S खत्री को जाता है। भिड़राना फतेहाबाद की बात करेंगे तो सरस्वती नदी के किनारे है और सबसे ओल्डेस्ट साइट भी यही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम राखीगढ़ी की बात करते हैं तो दृश्यवती नदी के किनारे है। भारत का सबसे विशाल टीला है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अमरेंद्र नाथ को जाता है। मृतकों को इसमें लंबे गड्ढे में दफनाया जाता था। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे है, कुरुक्षेत्र में है। गिरावट की बात करेंगे तो 2006 में गिरावट जो है विवेक दांगी के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य किया गया। मदीना रोहतक में डॉक्टर मनमोहन कुमार के द्वारा। फरमाना खास कहाँ है? महम में है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड थे। 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति ने थानेसर में अपना क्या स्थापित किया? राज्य स्थापित किया और ये वर्धन वंश से बिलोंग करते थे। यहाँ से कर्ण के किले के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ये 6 शासक हुए थे जिसमें से नरवर्धन था, राज्यवर्धन था, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन था। तो 6 शासक हुए थे। इसके संस्थापक की बात करेंगे तो पुष्यभूति इसका संस्थापक था और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर रखी? थानेसर में रखी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रभाकर वर्धन ने इस वंश की स्वतंत्रता का मतलब इसे प्रभाकर वर्धन को क्या कहा जाता है? इसका स्वतंत्र संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद परम भट्टारक और महाराजा अधिराज की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 606 ईस्वी में राज्यवर्धन में, मतलब यहाँ पर लिखा है 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में कौन शासक बन जाता है? हर्षवर्धन शासक बनता है। 605 में राज्यवर्धन की डेथ होती है और 1 साल बाद 606 में हर्षवर्धन क्या बनता है? शासक बनता है। हर्ष शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन जो था उसको शिलादित्य कहा जाता था और इसके साथ साथ ये भी परम भट्टारक था। हर्षवर्धन ने बंगाल शशांक को क्या कर दिया? पराजित किया और कन्नौज को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, बस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ मैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए एक बार। इसके बाद यहाँ पर थानेसर महादेव मंदिर की बात की जाए तो किसने बनवाया? ये पुष्यभूति ने बनवाया है। पुनर्निर्माण की बात करेंगे तो सदाशिव राव भाव ने इसका पुनर्निर्माण कराया। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, इसमें से एक राज्यवर्धन था जो सबसे बड़ा था, फिर हर्षवर्धन और इसकी बेटी का नाम था राज्यश्री। इनकी माता का नाम क्या था? हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती कह सकते हैं। वो मालवा प्रदेश की क्या थी? राजकुमारी थी। 605 में प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठता है लेकिन बाद में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में वहां का शासक बन जाता है और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। देवगुप्त को मारकर ये क्या करेगा? कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, और कन्नौज को ये क्या बना लेगा? अपनी राजधानी बना लेगा। इसके बाद 634 से 35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है और ये लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर होगी। इसमें हर्षवर्धन हार जाएगा और फिर पुलकेशिन सेकंड अपनी प्रशंसा में एक अभिलेख अंकित करा देगा, एहोल अभिलेख, जिसमें ये हर्षवर्धन की लड़ाइयों का वर्णन करेगा कि ऐसे ऐसे मैंने उसको इस लड़ाइयों में हरा दिया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। 606 में ये क्या बनेगा? शासन संभालेगा और मतलब यहाँ पर 647 में इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। यहाँ पर इसके दरबार में एक चीनी यात्री आएगा जिसका नाम होगा हेनसांग 630 में आता है। ये अपनी पुस्तक लिखता है CU की। हरियाणा जो है इसके हेनसांग के अंडर 634 से
44 के बीच में रहा था। हेनसांग कहाँ कितने समय के लिए? 34 से 44 तक रहा। इसका दरबारी कवि बाण भट्ट होता है जिसने क्या लिखी है? हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन की रचनाएं पूछेगा तो नाग रतन प्रिय, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये इसने 3 रचनाएं लिखी थी हर्षवर्धन ने। इसके बाद हर्षवर्धन के हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित किया गया। तोमर की बात कर लेते हैं तो पेहोवा के अभिलेख से तोमर वंश की जानकारी मिलती है। पेहोवा कहाँ पर है? जो भोजदेव का अभिलेख है जिसमें क्या बताया गया है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। अनंगपाल ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना जाउल नामक सरदार ने की थी, और ये जाउल नामक सरदार कोई और नहीं था बल्कि अनंगपाल था, अनंगपाल तोमर था। गजनवी ने हरियाणा में 1000 से 1026 तक कई आक्रमण किए थे। छठा आक्रमण हरियाणा पर माना जाता है, लेकिन जब ये आक्रमण करने आया तो 1009 के आसपास इसने हमारे हरियाणा पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय यहाँ पर जयपाल नाम का शासक जो था वो राज कर रहा था, और नारायणगढ़ अंबाला से इसे यहाँ से भागना पड़ा गजनवी को। 5 वर्ष के बाद में 1014 में फिर से आता है, और उस समय ये थानेसर पर आक्रमण करेगा और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले जाएगा। चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है वो किसकी होगी? तांबे की बनी हुई होगी। इसके बाद इसी का बेटा मसूद जो है हांसी पर आक्रमण करेगा। 1034 में इसको ये पराजित हो जाएगा। 1037 में फिर से आएगा और यहाँ जीत जाएगा। 1043 तक रहेगा। फिर इसी का जो बेटा है माधु वो रहेगा, और माधु को यहाँ के लोग हराकर भगा देंगे। अब इसके बाद चौहानों की बात कर लेते हैं तो विग्रहराज 4 बिसल देव द्वारा हांसी हिसार दिल्ली पर अधिकार किया गया। बधान ऐसा कहा जाता है जो बधानक थे, जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की साइड में एक्टिव थे, तो उनका अंत किसने किया? चौहानों ने किया है। आज का महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और राजस्थान का जो एरिया वो किस में आता है? बधानकों में आता है। पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो है हांसी से प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो किला है वो किसने बनवाया? थर्ड ने बनवाया है। चंद्रबरदाई जो है वो किसका राजकवि था? पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि था। इसका जन्म हिसार में माना जाता है, और थर्ड की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। हांसी के किले को असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इसके साथ साथ तलवारों का किला कहा जाता है। इसके साथ साथ तरावड़ी का किला और गोहाना का किला, ये तीनों किले का संबंध अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज थर्ड से है। इसने तीनों किलों का निर्माण कराया था। अब अगर हम लड़ाई की बात कर लेते हैं तो तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई आप सभी जानते हैं 1191 में होती है, दूसरी लड़ाई 1192 में। तो पहली लड़ाई में जो गोरी है वो हार जाएगा और पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। दूसरी लड़ाई में गोरी जीतेगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरी लड़ाई होती है तराइन की 1215 में, ये इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में होती है। यलदोज हार जाता है और इल्तुतमिश यहाँ पर जीत जाता है। इसके बाद 1240 में कैथल में रजिया की डेथ हो जाती है, और अगर आपसे पूछा जाए कैथल में किसका मकबरा है तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में है। 1265 में बलबन ने क्या किया था? मेवात में मेवों को नष्ट कर दिया था। उनकी पूरी जो खोपड़ी होती है उसको अलग करके जो मीनार होती है वो चिनवा दी थी। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर इसने क्या किया? गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किया था। अब कैथल के प्रथम विद्रोह की बात करेंगे तो ये विद्रोह कब होता है? 1343 में। इसे हम किसानों का विद्रोह कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उसमें से एक किसानों का विद्रोह हुआ जो कहां पर हुआ है? कैथल में हुआ है। अगर गोहाना के विद्रोह की बात की जाए तो गोहाना का विद्रोह कहाँ पर होता है? ये होगा आपके ये गोहाना का विद्रोह गोहाना में होगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में होगा, और धार्मिक विद्रोह होगा, ये हमारे मंदिर जो होंगे उनको तुड़वा देगा। तैमूरलंग की बात करते हैं तो 1398 में तैमूरलंग भटनेर से सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना होता हुआ पानीपत से फिर दिल्ली की तरफ कूच कर जाता है और बहुत कत्लेआम करके जाता है। अगर सबसे छोटे इक्ते की बात की जाए तो हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता जो था वो पलवल था। टैक्स कलेक्टर जो होता था उसको साहिब दीवान कहा जाता था। बलबन जो है वो पहले हांसी का इख्तेदार था, लेकिन बाद में क्या बन गया? शासक बन गया। पानीपत की पहली लड़ाई आप सभी जानते होंगे 21 अप्रैल 1526 को होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद हसन खान मेवाती बाबर के खिलाफ थे, मतलब यहाँ पर हसन खान मेवाती थे जिनके नाम पर नल्हार मेवात में क्या बनाया गया है? मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इनके नाम पर क्या है? कॉलेज भी स्थापित किया गया है। तो हसन खान मेवाती यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद शेर शाह सूरी जो है 1540 से 45 के आसपास रहा है। ये मतलब ऐसे इसका टाइम पीरियड 1530 से 45 के समय में था। नारनौल महेंद्रगढ़ से इसका संबंध है, क्योंकि इसके जो दादा थे इब्राहिम सूरी, उनका यहाँ से बहुत ज्यादा संबंध रहा था। ठीक है। यहाँ पर इब्राहिम सूरी का मकबरा भी देखने को मिलेगा। दारा सिकोह वैसे तो पलवल में रहा करते थे, लेकिन इन्होंने अपने गुरु की याद में जो मतलब
जो भी काम कराया वो कुरुक्षेत्र में कराया है, ठीक है। इसके बाद है पानीपत की सेकेंड लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को होती है अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर जीत जाता है और हेमू जो है यहाँ का अंतिम हिंदू सम्राट होता है। इसके बाद सतनामी विद्रोह के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सतनामी विद्रोह 1672 में होता है। इसकी स्थापना जो है 1543 में हुई। इसको फेमस कौन करता है? 1657 में इसको फेमस करता है यहाँ पर मतलब ये सतनामी विद्रोह कब होगा? 1672 में होगा। स्थापना कब हुई है? 1543 में। लेकिन फेमस किसके समय में हुआ? वीरभान के समय में फेमस हुआ है 1657 में। यहाँ पर औरंगजेब के समय में विद्रोह हुआ था और इसमें 5000 सतनामी मारे गए थे। 1669 में तिलपत का युद्ध होता है जाटों और औरंगजेब के बीच में। इसमें गोकुला जाट मारा जाता है 1669 में, ठीक है। 1739 में करनाल का युद्ध होगा नादिर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। ये ईरान का रहने वाला था, यहां से मयूर सिंहासन और कोहिनूर ले गया। 1803 में सूरजीयन गांव की संधि होती है मराठों के बीच और अंग्रेजों के बीच में। इस संधि के तहत कुछ एरियाज जो हैं वो मराठे किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। उसमें से हमारा हरियाणा भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके तहत ये जो हरियाणा स्टेट है वो कहाँ चली जाती है? अंग्रेजों के साथ में चल जाती है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अब्दाली और मराठों के बीच में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। जो वर्षा आधारित खेती है उसे क्या कहेंगे? बारानी कहा जाता है। और जो सिंचाई है वो कैसी है? चाही होती है। इसके बाद जॉर्ज थॉमस की बात कर लेते हैं। 1756 में आयरलैंड में जन्मा था। 1782 में भारत के मद्रास तट पर पहुंचा ये। जब ये यहाँ पर आया तो इसको टप्पल की जागीर मिली थी। सबसे पहली बार किसका शासक बना? टप्पल की जागीर का। बाद में इसने मेवात को संभाला। मेवात से फिर गुरुग्राम, झज्जर, पटौदी यहाँ का शासक बनता इसको इसके अंडर 1200 गांव आ गए। तो 1200 गांव आए तो ये हाँसी हिसार की तरफ एक्टिव हो गया और हाँसी को अपनी राजधानी बनाया। हाँसी में इसने क्या चलाया था? हाँसी से इसने सिक्का ए साहिब चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्का ए साहिब किसने चलाया? ये जो आपका ये जॉर्ज थॉमस है इसने चलाया था। तो लोग इसको क्या कहते थे? जहाज कहते थे, ठीक है। इसके घर का नाम जो है वो क्या है? जहाज कोठी है। तो जहाज कोठी कहाँ पर है? हिसार में है। इसके बाद 1801 में पेरो एक फ्रांसीसी शासक था जो जिसके साथ में लड़ाई होती है और जॉर्ज थॉमस यहाँ पर हार जाता है। तो ये पेरो जो है इसको अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है और फिर बाद में 22 अगस्त 1802 को इसकी बहरामपुर में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने एक बार आपको फास्ट रिवीजन करा दिया। एक बार इस क्लास को देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं आपको इसकी 1857 वाली भी और ये वाली भी। तो इसको एक बार रीड कर लेना और इसको पढ़ लेना, इस वीडियो को देख लेना। इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर देखेंगे तो याद भी हो जाएगा और वैसे फिर आप बाद में इसको रीड कर लेना। तो आपकी हरियाणा की हिस्ट्री भी आज कंप्लीट करा दी है मैंने। सारा इंपॉर्टेंट जो था वो सारा कंप्लीट करा दिया है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक क्लास समझ आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अपने प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट और अपना एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से करके आना। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।